नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खा पी के मजे ले रहे होंगे। तो आइए ना, आज आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का आग लगा देने वाला प्रश्न। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, अरे भैया विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए थोड़ा। अरे वाह वाह, कुछ बच्चे को विश्वास हो रहा है, कुछ बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा है। सर लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अरे भाई सुन लो, ये सारा प्रश्न जो है ना 100% जो है लड़ने वाला ही है, ठीक है। और आप लोग आज देख लीजिए, परीक्षा होगा ना तब आप कहिएगा नहीं सर, आपने जो बताया था ना, आपने जो मंत्र दिया था ना, वो काम कर गया, ठीक हो गया सर, क्वेश्चन को गर्दा छुड़ा दिया, आग लगा दिए सर। तो हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरे भाई, जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो पूरा वीडियो देखेंगे, है कि नहीं। और जिनको थोड़ा मोड़ा शक होगा वो थोड़ा सा देख के भाग जाएंगे। तो अच्छे बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे, देखिएगा ना। अरे देखिएगा ना, बोलिए ना हाँ जी, हाँ देखेंगे। चलो भाई, हम पूरा करवाते हैं, मेरा जो कर्तव्य है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, ये सारा प्रश्न आप लोग एक बार देख लो और उसके बाद परीक्षा में आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। आग कैसे लगाता है, एक बार आग लगा दीजिए पूरा संसार खत्म। और ऐसी ही अगर एक बार ये प्रश्न को देख लेते हैं तो परीक्षा में जो है कोई प्रश्न नहीं छोड़ के आइएगा। ओके, आ जाइए, शुरू करें, कर दे, चलो कर देते हैं। चलो भाई देखो, सबसे पहला नंबर प्रश्न हम यहाँ पे लिए हैं। ये सारा का सारा जो है VVI प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहे योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। टिप्पणी लिखने के लिए दे देगा, तो योजना आयोग पे क्या लिखना है टिप्पणी समझिएगा। यहाँ पे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में होगा, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव यहां से भी हो जाएगा। ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है। इसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2005 को, सॉरी 2005 नहीं, 2015 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। यह प्रश्न समझ में आया, आया जी, हाँ नहीं तो एक बार और फिर से, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया सर, एक बार और फिर से हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, मजा जब तक नहीं आए तब तक मारेंगे, ठीक है। आइए, योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखना है। योजना आयोग का गठन सर 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, पूछ देगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का कामकाज के लिए जो है एक उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य और होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज समझ लीजिए, इसका जो है नाम बदलकर, इसका जो है 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। कोई दिक्कत समझ में आया हो, हाँ। देखिए फोन तोन से बतियाइए उतियाइए मत, ठीक है। गर्लफ्रेंड को एग्जाम के बाद देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। चलो भाई, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत बार पूछा गया कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो भैया हो, क्या होगा एक प्रश्न का आंसर, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, पूरा देश का कुल राष्ट्रीय आय, जब उस देश की कुल जनसंख्या, उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनसे भाग दिया जाए तो जो शेष बचता है उसे ही देश का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर, ठीक है, आय बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में हो की होगा हो, हाँ क्या होगा हो, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, आय बटे का क्या हो जाएगा, देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या। जन मतलब लोग, लोगों की संख्या से भाग दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अब देखिए भैया, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। प्रति व्यक्ति आय समझे, किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो शेष फल बचता है उसे ही देश का प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। प्रति व्यक्ति आय उस देश की अधिक होती है,
ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होती है वह देश उतना ही क्या होगा भैया, विकसित होगा। वह देश कितना उतना ही क्या होगा, विकसित होगा। भारत में सबसे प्रति व्यक्ति आय अगर पूछे तो याद रखिएगा हो भैया गोवा। कहां, गोवा। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पूछे तो याद रखिएगा भैया पटना जिला। कोनो दिक्कत समस्या नहीं ना, चले आगे। चलो अगला प्रश्न देखो, एक और प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए कि चिपको आंदोलन क्या है और कब हुआ। चिपको, अब हमसे मत चिपकिएगा, क्वेश्चन से चिपकिएगा, आंसर से चिपकिएगा, है कि नहीं। चलो, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड, कहां हो, याद रखना है आप लोग को, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, यह एक पर्यावरण, यह भी पूछ देता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, याद रखिएगा यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन था। ऑब्जेक्टिव भी होगा पूरा का पूरा। देखो, जब हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं ना तो हमको लगता है कि प्रश्न से प्रश्न का ही निर्माण करते रहें ताकि बच्चे जो है पूरा सेटिस्फाई हो जाए। और हाँ, है कि नहीं, आप लोग सोशल साइंस में गर्दा छुड़ा के आइएगा परीक्षा में। ठीक है, अपना नाम नहीं रोशन कीजिएगा तो मेरा भी नाम रोशन कर दीजिएगा, है कि नहीं। वैसे मेरा नाम आर्यन है, ठीक है, आर्यन है तो आर्यन से आप लोग रोशन कर दीजिएगा। ओके, आ जाओ भाई। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन के पिता, ठीक है, चिपको आंदोलन के पिता या प्रमुख नेता बोला जाए सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। हो गया ना, इतना ही लिखना है। चलिए हो, चलो आगे चलते हैं। और भी प्रश्न है बहुत, जो जो प्रश्न देखिएगा ना सही पूछेगा ना, ऐसे दिल पे खंजर मारेगा। मार दी अरे भैया कलम मार ली। चलो भाई, 5वां नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पे भारत के प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखना है। भारत के प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखना है। पहला हो गया इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ है भैया, हो दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, हो कोलकाता में। अगला देखो, तीसरा नंबर, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, हो महाराष्ट्र में। अगला देखिए, अंदोरदुरई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, हो चेन्नई में। कोनो दिक्कत समस्या नहीं ना, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पे देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, समझ में आ रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं समझे, हमारा पास देखो की है, हमारा पास चश्मा भी है। चलो, मेरे पास ये चश्मा है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं का, ठीक है। चलिए, ये चश्मा है, मेरे पास चश्मा है, आपके पास कलम है, ठीक है। हम कहेंगे रे भाई हमको कलम की ज़रूरत है, आप कहिएगा अपना वाला चश्मा जो स्टाइल मारे हैं वो दे दीजिएगा, तब हम उसके बदले में कलम देंगे। तो मतलब वस्तु से वस्तु को बदलना ही विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिससे वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। हुआ ना हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान बोरिंग है, तो उनको कहिएगा थोड़ा सा आर्यन सर से भेंट कर लो ना, बता देंगे बोरिंग है कि है। अरे जान ला देंगे उस चीज में जिस चीज में जान नहीं होती है कि नहीं। आगे का शायरी भूल गए हैं, माफ करना मेरे भाई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलो, अगला प्रश्न, नरेगा क्या है। नरेगा पूछा जाता है ना, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या सब्जेक्टिव में पूछे, फोड़ देना है। क्या करना, फोड़ देना। कहा सर फोड़ने के लिए, फोड़ देंगे। नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 दिनों का काम, कितने दिनों के लिए काम, 100 दिनों के लिए रोजगार देने का व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया जाता है। ओके, हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेशम मार्ग से आप लोग क्या समझते हैं, सिल्क रूट, ठीक है, रेशम मार्ग, ठीक है। तो वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया, यूरोप के बीच व्यापार होता था, उसे ही मार्ग कहा जाता है, उसे ही रेशम मार्ग कहा जाता है। रेशम मार्ग से मार्ग चीन से शुरू होता है और चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता है, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। इतना ही, ज्यादा नहीं लिखना है। आइए अगला प्रश्न।
8वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे, आपदा क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटना वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े, उसे जिससे जान माल की अपार क्षति हो, आपदा कहलाता है। अब आपदा जो होता है 2 प्रकार का होता हो भैया, कौन सा हो सर? आपदा जो होता है, आपदा सर 2 प्रकार का होता हो, कौन वाला हो? एक होता है प्राकृतिक आपदा, कौन सा? प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, समझे हो? हाँ, आपदा। और दूसरा जो होता है भैया, कौन सा होता है? दूसरा जो होता है वो हो जाता है मानव जनित आपदा, ठीक है, मानव जनित आपदा। अब देखिए हम एकदम देसी भाषा में समझाते, देसी मास्टर देसी भाषा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं किसी को। चलो, प्राकृतिक आपदा जो खुद हो जाए, ठीक है, गॉड ऑफ गिफ्टेड, जो खुद हो जाए, जैसे बाढ़ आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, समुद्र का जो लहर आता है वो आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप हिलने डोलने लगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? भूकंप हो गया। चलो हम 2-3 लिख देते हैं तो मजा आएगा, काहे कि एग्जाम का समय। बाढ़ आ गया, बाढ़, भूकंप, भूकंप, सुनामी, सुनामी, मानव जनित आपदा बोले, मानव जनित आपदा बोले। आए हई से हई मोबाइलवा से गर्लफ्रेंड से बतिया रहे थे और मोबाइलवा हो गया ब्लास्ट, कनपट्टा झड़ गया, कनपट्टा झरा तो फिर हो गया जय सियावर रामचंद्र की, है कि नहीं? तो फिर ये क्या हो गया? खुद की गलती है, ये खुद की गलती है। अब कहोगे सर ये भी तो अपने से हो गया ना। अरे भैया ये भगवान नहीं ना किया, ये टेक्नोलॉजी का गलती है। इसे कौन बोला कान में सटाने के लिए? किसकी जरूरत थी? आपको जरूरत था इनका, तो इसलिए ये क्या हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे विस्फोट, बम विस्फोट, विस्फोट, ठीक है, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, ठीक है, ये सब मानव जनित आपदा हो गया। अब कोनो चीज के दिक्कत समस्या नहीं ना, चलो भैया हो, चलो, अरे ये तो गलती हम कर दी, चलो इस, अरे यार अंडो पंडो नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं ऐसा करते हैं, हाँ इसको जो है, तेरे मेरे होठों पे लिखा जो गोरी गीत मितवा, अरे भैया ये कट नहीं रहा, चलो कोई नहीं, रहने देते हैं, यहीं पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आप लोग को समझ में आप यार मारेंगे एक थप्पड़ मच्छर, 10वां वाला का एग्जाम होने वाला, रे मच्छरवा का है तंग करता है यार, तबाह कर देता है ससुराई, ठीक है। चलो आपदा क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, समझ में आया? बहुत ही कम समय में, अरे तुम कहां जाता हो, बहुत ही कम समय में आकस्मिक, ठीक है, घटना वाली ऐसी दुर्घटना जिसके तत्काल प्रभाव से पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जनित एवं मानव जनित संपदा, पेड़ तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो, उसे ही आपदा कहते हैं। आपदा 2 प्रकार के यहाँ पे भी है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। हाइयो समझ में आइयो चलो भाई अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखो बोरिंग नहीं करना, बोरिंग नहीं करना, ऐसे पढ़ाएंगे कि खुशी खुशी आप पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिए। कि मच्छर है, मच्छर बहुत तंग करता है हमको, कोनो जुगाड़ बताइए, 2-4 थप्पड़ देने आप दोबारा। चलो 9 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखिए, पूछेगा। तो देखिए भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के लिए निम्नलिखित नाम है यहाँ पे। देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है भैया? उत्तराखंड में। रनथ मभोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में। बंद, ठीक है, बांध, ठीक है, बांधवागढ़, ठीक है, बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखिएगा, ओके, कोनो दिक्कत नहीं ना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये से जो 1-2 प्रश्न रहेगा कम से कम विस्तृत करें, मतलब फुल फॉर्म करता है लिखने के लिए। आरबीआई का क्या हो जाएगा? हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआर उसी प्रकार से होता है जैसे एचडीआई हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसके बाद आ गया
जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हो गया। याद रखिएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जीडीपी, जीडीपी यहाँ पे है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कोनो दिक्कत समस्या नहीं ना? आइए ना अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होता है, वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होता। पानी यूज करते रहिए, फिर से उसको रीयूज भी कर सकते हैं, गंदा हो गया साफ करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा या एक बार खत्म हो जाने पर हम उन्हें पुनः उत्पन्न कर लेते हैं, वही बात हुआ ना। वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं मेरे शेरों। गोबर गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये खत्म होगा नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नवीकरणीय संसाधन सेम उसके अपोजिट, उसको कितनों पियो खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर गंदा हो गया फिर से साफ करके यूज कर सकते। जैसे पानी का उदाहरण ले लीजिए, उसमें अब इसमें है कि एक बार हूं किए तो खत्म हो गया। जैसे पेट्रोल, हूं का मतलब हुआ पेट्रोल, बाइक में डाल के उड़ा देते हैं ना, वो सब क्या हो गया? अनवीकरणीय। कोयला जल के राख हो गया, फिर से वो बना सकते? नहीं बना सकते, उसका भी वो भी खत्म हो जाता है। वैसे संसाधन जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और उसे फिर दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, या बनाने में अगर बनाना चाहे तो बनाने में करोड़ों वर्ष का समय लगे, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। समझ में आया? ओके, समझ में आ रहा है ना? दिल है कि मानता नहीं आगे बढ़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, हिंद चीन का तात्पर्य क्या है? आप लोग का अध्याय भी है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना जी? हाँ, चलिए हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, दक्षिण में चीन सागर है और इसके पश्चिम में म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। कुछ हो नहीं, ज्यादा याद नहीं रखना है तो क्या लिखिएगा? हिंद चीन लिखिएगा। वियतनाम दो भाग में बटा हुआ था, एक उत्तरी वियतनाम एक दक्षिणी वियतनाम, दोनों में लड़ाई होता था। अब बात करिए लेते हैं, अगर मुंह से निकल गया तो उसको आप लोग को सुना देते हैं। एक हो गया उत्तरी, ठीक है, उत्तरी वियतनाम, और ये हो गया दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। अरे यहाँ पे गलत लिख दिए क्या जी? बच्चा लोग गड़बड़ा जाएगा तो। चलो, उत्तरी वियतनाम, दोनों पे दो राजा रहता था। इस पे किसका शासन था? होचिमिन का। इस पे किसका शासन था? बाओ दाई का। ओके, ये हो गया। चलो हाँ, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र को ही हिंद चीन कहते हैं। इतना भी लिखिएगा तो मजा ही मजा। ओके, आ जाओ अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए, कृषि जनित उद्योग किसको कहेंगे? अरे भैया ये तो सिंपल ही पूछा जाता है। ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होता है या जिसके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, टमाटर से टमाटर की चटनी, सॉस जो बनाया जाता है, सॉस, ठीक है। क्या होता है? सॉस, लोग कहता है सॉस कहते हैं किनको? जिनसे शादी हो गई उनकी माँ को, है कि ना। जैसे कि हम शादी करेंगे, हमारी पत्नी श्री का जो है मम्मी श्री होगी, वो हमारे लिए क्या होगी? सासू, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे क्या है? सॉस। क्या होता है? सॉस, जो टमाटर सॉस और कौन कौन सॉस होता है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न, बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 कारण बतावा हो। चलिए आइए सुनिए है। बिहार राज्य के पिछड़ेपन का 4 कारण निम्न प्रकार से है: अशिक्षा, जनसंख्या, तकनीकी के अभाव, पूंजी एवं
आधारिक संरचना का अभाव, अशिक्षा, बिहार में बेरोजगार, अशिक्षा भी है, ठीक है। लोग पे झंडा उठा के जिंदाबाद 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 करते रहता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है। अशिक्षा अभी भी हमारे बिहार में है, जनसंख्या अधिक है। हम बाहर जाइएगा दूसरा स्टेट में, हम दो हमारे दो, लेकिन बिहार में हम दो हमारे 12 है कि नहीं जी। अब कुछ कम हुआ है, तकनीकी का अभाव है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, एवं पूंजी एवं आधारिक संरचना जो है उनका अभाव है। बिहार राज्य का पिछड़े का कारण इतना ही आप लोग चिपका दीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं ना हो। एगो बात समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कैसे पढ़ाई लगा, कैसा लगा, नहीं लगा। मारेंगे बहुत मार ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? और हाँ एक और बात बताते हैं, बोले मुंह बोल देते हैं, ये वीडियो को ना शेयर कर दीजिएगा अपना भाई लोगों, भौजाई छोड़िए, ठीक है, अपने भाई लोगों, अपने बहन लोगों, अपने अंकल तो नहीं पड़े, जो होता है छोटे छोटे अंकल भी रहते उनको भी, तो सबको आप लोग जो है भेजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा, और देखते हैं आज मेरा बात कौन कौन मानता है। सब कोई शेयर करना है, ठीक है। और गुरु का बात मानिएगा तो क्या रहिएगा, भले में रहिएगा, है कि नहीं। चलो, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, यही ना, आराम से समझिए। अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब तीनों आधार कृषि, ठीक है, उद्योग और व्यापार के विकास अवरुद्ध हो जाए, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाए और कंपनियां दिवालिया निकल जाए, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, आर्थिक संकट कहेंगे। समझ में आ गया। ओए अगले प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। हमारे महात्मा गांधी जी गए थे वहीं पे, सबसे पहले जब भारत आए थे, काम थे हो दक्षिण अफ्रीका में हमारे कौन थे, महात्मा गांधी जी। कौन थे, महात्मा गांधी। और भैया कब आए वो भारत, तो भारत आए थे 1915 ईस्वी में, और भारत आए तो कहाँ चले गए, बिहार आ गए। कहाँ आ गए, बिहार। बिहार में कहाँ, चंपारण। कहाँ आया, चंपारण। ओके, आ जाओ भाई। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था, जिसके कारण वहां के किसान बहुत ही त्रस्त थे। और देखो यहाँ पे एक और प्रश्न बता, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया, तो देखिएगा राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर महात्मा गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे और सरकार पर दबाव देकर चंपारण एग्रियन, ठीक है, एग्रियन कमेटी गठन करके 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए अन्य कर, ठीक है, पद्धति को समाप्त किया और अन्य करों पर भी रोक लगा दिया। अन्न कर पे, अन्न जो होता है, अन्न मतलब जो उपजाया जाता है अन्न, उस पे भी जो कर लगाया जाता है, कर बोले तो टैक्स, ठीक है, कर को भी रोक लगाने की बात कही। सरकार इस कमेटी की बात मानी और 3 कठिया प्रणाली को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आज तक हमको एक बात समझ में नहीं आया, ना गोली से हुआ ना बंदूक से हुआ, महात्मा गांधी ने बातों बात में कैसे देश आजाद करा दिया। इसलिए बात जब भी बोलो दम वाला बात बोलो, ना कि बेदम वाला बात। अगर बेदम वाला बात बोलोगे, जिस बात में कोई लॉजिक नहीं होगा, तो आप बुड़बक क्या ऐसे बोलते रहता, फालतू है। इसलिए कभी भी किसी इंसान से बात करो तो अपने बात में वजूद लेके बात करो, ताकि सामने वाला इंसान को लगे कि नहीं, जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं वो इंसान छोटा मोटा नहीं सोचने वाला है, वो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो है। तो इस तरह से बोलना है। अभी ही समझा रहे आप लोग को, ऐसे बोलना है। अब कुछ भी बोल दिए तो उसका मतलब हो जाए बुड़वा कही लेगा, क्या समझेगा। किसी को अगर आपसे बड़े आदमी आपसे बात कर रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं, तो आप अगर उनके सामने सही बनना चाहते हैं तो उनके नज़र में नज़र सामने से मिला के बात कीजिए, और जो भी कह रहे हैं बड़े आदमी, बस उसका रिप्लाई इस तरह से देना है, हाँ ठीक, बहुत अच्छा, सुनना है। या नहीं कि ये करो,
अरे वो किए थे, इसे हो जाता है, नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, समझदारी से। चलिए अभी पाठ पढ़ाते हैं सोशल साइंस का, ये वाला पाठ एक अलग चैनल बनाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाहारी वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारी बोल दिए थे, सर्वहारा वर्ग कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ओके, आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धियां बताएं। वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। वियना कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया और नेपोलियन के द्वारा पैदा किया हुआ अशांति का पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा शांति संतुलन स्थापित का प्रयास किया गया। इतना ही आप लोग को चिपका देना है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव को बताइए। औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। औद्योगिक क्रांति के कारण छोटे छोटे किसान भूमिहीन हो गए, क्योंकि बड़े बड़े फॉर्म स्थापित करने के लिए उद्योग मालिकों ने छोटे छोटे किसानों का भूमि क्या कर लिया? खरीद लिया। उद्योग क्रांति के कारण कुटीर उद्योग समाप्त हो गया। छोटा उद्योग को कुटीर उद्योग बोला जाता है। बहुत सारे लोग मजदूर बनने पर मजबूर हो गया और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर। लैंगिक विभेद किसको कहते हैं? लैंगिक विभेद किसको कहेंगे भैया? हो एगो लड़का एगो लड़की को कहेंगे लैंगिक विभेद। अगर लड़का को अधिक अधिकार दिया जा रहा है और लड़की को कम अधिकार दिया जा रहा है तो फिर समझिए यहाँ पे लैंगिक विभेद हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग के भी साथ वही हो रहा भैया। हमारे सरकार लोग इसने है, ठीक ना, महिला को छूट देता है और पुरुष को छूट नहीं देता है। महिला का 40 पे रिजल्ट बनता है और भैया पुरुष का जो है 80 पर रिजल्ट नहीं बनता है कि नहीं? अब महिला जो सुन रही होगी हमको गरिया रही होगी, क्या बोल रहे सर जी, ऐसा नहीं होता है। होता है, कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जगह छूट दिया गया। इसी वजह से जो है आज हमारी महिलाएं, माता बहनें जो हैं सब आज कोई पढ़ने के लिए चाह रही है, कुछ करने के लिए सोच रही है। नहीं तो पहले के ज़माना में सोच लीजिएगा घर से बाहर नहीं निकालने दिया जाता था। आज जो हिप्पी बाल कटा के हना हना करते हैं ना, पहले हिप्पी बाल नहीं रहता था। माता बहनें जितने भी थी पहले, उनके हिप्पी बाल नहीं रहता था, समझे? और कहा जाता था नारी साड़ी में ही अच्छी लगती है। ठीक है, पहले की बात है, नारी साड़ी में ही अच्छी लगती है, 4 दीवारी में ही अच्छी लगती है। और जहाँ तक बात किया जाए 25 साल 30 साल पहले चलना चाहिए, जहाँ अगर आपके गांव में स्कूल है, चाहे प्राथमिक हो या माध्यमिक हो, वहीं तक आपकी पढ़ाई समाप्त कर दी जाती थी। लेकिन सरकार अच्छे काम किए, ठीक है। हालांकि ये जो भी रहे, जिनके लिए किए उनके लिए अच्छा है, हम लोग लड़का उका है चलो भाई कोई नहीं। चलो भाई 21 नंबर देखते हैं। लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है? ठीक है, लैंगिक के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो भेद किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। भारत ने बहुदलीय प्राणी को क्यों अपनाया? बहुदलीय प्राणी बोल दिए, प्रणाली है, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? ठीक है, चलो देखो बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा मजा वाला बात बोल देते हैं। मजा वाला बात बोलेंगे तब आपको मजा आएगा। मुझे पीने का शौक नहीं, पानी पी रहे हैं, समझे? पीता हूं प्यास बुझाने को, ठीक है, बच्चा समझदार है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाया गया, अगर हमेशा एक ही दल का शासन रहेगा तो हो सकता है कि वह दल तानाशाही बन सकता है, ठीक है, अपना मनमौजी कर सकता है। एक ही दल का शासन रहेगा तो भैया एगो दल बन लिया जी, ये दल है, यही दल हमेशा सत्ता में रहेगा तो अपने आप को बबुआन समझेगा, है कि नहीं? अगर सत्ता में सभी दल का हिस्सेदारी होगा तो बबुआन नहीं समझेगा, भैया जानेगा अगर हम गलती किए तो 5 साल में हमको जनता क्या करेगी? पटक देगा, जाओ साइड हटो, है कि नहीं जी? इसलिए
अतः जनता को दल बदलने का मौका भी मिलते रहना चाहिए ताकि एक दल शोषण न करने लगे। इसलिए भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था लागू है। क्या है, लागू है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुप्त मतदान क्या है? मतदान देने की जो उम्र सीमा होती है वो होती है 18 वर्ष। हमको तो समझ में नहीं आ रहा भैया, वोट देने का उम्र बता दिया जाता है 18 वर्ष। 18 वर्ष में जो है आप वोट दे सकते हैं और सरकार के अनुसार आप जो है वोट देने के आप सोचने समझने के लायक हो चुके हैं, इसलिए आप वोट दे सकते हैं। लेकिन ये काहे ना हो रहा, शादी करने का उम्र 21 साल है लड़का के। सरकार ना इंसाफी कर रहा है। देखो सब बच्चा गौर से सुनने लगा, मारेंगे कि आप लोग का शादी जो होगा ना 25 साल में करना है। कितना साल में? 25 साल में। 30 साल में शादी कीजिए, जरूरी थोड़े है 18 या 19 साल में शादी कर लेना है। नहीं, आप अपने दम पे अपने पैर पे खड़ा हो जाइएगा, उस दिन शादी कीजिएगा। हाँ, नहीं तो आ गई मेहरारू तो फिर आपको जो है दोनों टांग पे नहीं खड़ा रहने देगी, समझे। चलिए, गुप्त मतदान क्या है? मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देते हैं। यह मतदान गुप्त रहता है, इसलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। जो वोट देने के लिए जाइएगा ना, वहां पे कोई नहीं रहेगा, इतना वो लगा रहेगा इधर पे, ठीक है, दाबना है बटन, किसको वोट देना है, वहां पे कोई नहीं। यहाँ हम लोग को कह देगा प्रत्याशी जो रहेगा आया हुआ, भैया आज छ ना अपन चिन्ह छिए मोबाइल छाप। हाँ याद है। वहाँ दोसर जो प्रत्याशी रहेगा जिसके उसके मन में आ गया मत, मतलब जो मन होगा उसको देना, ठीक है। अब वो आ गया कि अब जैसे प्रत्याशी, मैंने क्या बोला, भैया याद है ना अपन चिन्ह की है, वहीं पे देना है भैया, ठीक है। उस समय कह दीजिएगा नेता लोग को, सुनिए ना थोड़ा हमको जो है एगो बिसलरी वाला बोतल ला दीजिए, प्यास लगा है तो तुरंत बिसलरी वाला बोतल लाओ, बोतल लाओ, बोतल लाओ, इनको दो यार, अभी वोट देंगे। हाँ भैया पानी मंगा दिए, पी लिए, खानों मंगा दे, नाश्ता भी मंगा दे। हाँ हाँ ठीक है, जाइए वोट दीजिएगा। 3 नंबर में है, कितना नंबर में? 3 नंबर में। और एनो करके दिखेगा, मोबाइल छाप जो है ऐसे करके दिखा। जो बात नहीं करते हैं आप लोग, ई वाला से ऐसे बात नहीं करते, ई वाला मोबाइल ऐसने रहेगा, आपको वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे वोट दे दीजिएगा। लेकिन भैया ये दिमाग सातिर है, लोगवा के मन में जो पहले आ गया होगा कि हम एकरे वोट देंगे, वो जाके ओकरे वोट देंगे और उनको उधर से आएगा ना, हाँ दे दिए, अरे हाँ 3 नंबर पे तो था, आप ही को तो वोट दिए हैं हम। हाँ, अब एक खगो क्या होता है, खगो जनता से कि गलती से मतलब बोला जाता, उनका चुनाव चिन्ह यादें नहीं रखता है, 4 नंबर था 5 नंबर है। हाँ हम दे दिए थे, ठीक है, अंगूर छाप पे हम वोट दिए थे। तब पूछ देगा जो अथी रहेगा प्रत्याशी, क्या नंबर में रहे अंगूर छाप? तो कहेगा 3 नंबर में नहीं रहे। 3 नंबर में कहाँ रहे? वो तो 2 नंबर में रहे। की कहिए बेटा, इधर उधर हाथ भे गेले, इधर उधर हाथ नहीं हुआ, उनका मन हुआ था। चलो समझ में आ गया। चलो भैया अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र लोगों का तंत्र, डेट मीन्स प्रजातंत्र, ठीक है, जहां पे लोगों का शासन हो। इसके लिए मैंने आप लोग को एक लाइन याद करवाया था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन को था अमेरिका का राष्ट्रपति। समझ में आया? आइए, अरे भैया, लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोपरि होता है, जनता ही मालिक होता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित, जनता के द्वारा शासन, इसे स्पष्ट है कि जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाती है। प्रतिनिधि जनता के बीच का ही होता है, जिससे आम जनता मतदान करके चुनता है और चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं और जन कल्याणी कार्य की नीतियां बनाती है। उसे ही क्या कहते हैं? हो लोकतंत्र कहते हैं, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं? भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। यहाँ पे किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म की दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई, ठीक है। यहाँ पे कोई भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है,
याद रखिएगा, वो प्रमाणित नहीं किया गया है, जीके में पढ़ लेते होंगे, वो प्रमाणित नहीं है। ओके, हॉकी क्या वो आदमी जानता है खेलने के लिए? यहाँ पे पूरे गांव में देखिएगा तो एगो कोई जानता होगा, नहीं तो नहीं है के बराबर है कि नहीं। हॉकी दे रखा है। हाँ, थोड़ा एक चीज अगर क्रिकेट रहता तो सब कोई लगभग जानता है क्रिकेट, बॉल, बैट बॉल, है कि नहीं जी। चलिए, वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान अवसर प्राप्त होता है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। खूनी रविवार, खूनमा खून कर देंगे, ये प्रश्न आएगा। खूनी रविवार, ब्लड संडे, ठीक है। 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ था। 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ था, जिसमें रूस की बुरी तरह पराजय हुई और इस पराजय से रूस की आर्थिक हालत खराब हो गया और रूस में क्रांति हो गया। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोग ने एक समूह बनाया और रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए, याद रखिएगा ई नाम कौन हो, नाम कौन सर जी, नाम बोलो ना, हाँ ई वाला, सेंट, ठीक है, सेंट पीटर्स, ठीक है, पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, ठीक है। परंतु जार के जो सेना थे, ठीक है, जार के जो सेना थे उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिए, जिसमें 1000 लोग मर गए। और उस दिन जो था रविवार था और इसीलिए इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आया मजा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 27 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और कहां हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर देखें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में को हुआ था और एहोहुम, ठीक है, एहोहुम के द्वारा मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या था? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या था? जर्मनी में लगभग जो है जर्मनी को 300, अब यहाँ पे अगर हम कहानी सुनाएंगे ना तो कहिएगा सर मजा आ गया, सुना दें? चलो नहीं सुनाएंगे, अभी नहीं सुनाने की इच्छा है। किताब पढ़ाए हैं ना उसमें बहुत चीज बताएं एकदम तोड़ के, और हम किताब भी पढ़ाए तो यही अंदाज में पढ़ाए हैं, ठीक है ना, एकदम हंसते रहो। कहते हैं कि हंसते हुए व्यक्ति के अंदर दुख का समंदर रहता है, हंसते हुए व्यक्ति के अंदर दुख का समंदर रहता है। वो हंसते इसलिए हैं कि दुनिया उस पर ना हंस जाए, इसलिए वो हंसते हैं। अगर इंसान खुल के रो भी नहीं सकता आज की डेट में, है कि नहीं जी। चलिए आगे चले। अच्छा यहाँ तो बताया ही नहीं। जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे और इसको बांटा गया। पहले जर्मनी इतना छोटा नहीं था, मतलब छोटा छोटा राज्य विभक्त नहीं था, इसको तोड़ दिया गया। उनमें धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण में क्या हुई थी? बहुत कठिनाई हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित देश कहा जाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होता है उस देश को अविकसित देश कहते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा उसको विकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उसे अविकसित कहेंगे। राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। इसी को जनसंख्या से, पूरे देश के जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो जो शेषफल बचेगा वही हो जाता है प्रति व्यक्ति आय। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को उल्लंघन करना, सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संकेत भी देना था। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महापौर पर संक्षिप्त
टिप्पणी लिखिए। नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच से अपना महापौर और उप महापौर को चुनौती है। महापौर का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ओके, महापौर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। महापौर नगर परिषद का सभापति होता है, ये भी याद रखिएगा, तथा नगर परिषद की बैठक अध्यक्षता करता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। महापौर के अनुपस्थित नगर परिषद के सभी कार्य उप महापौर करते हैं। संक्षिप्त वर्णन इतना ही लिख देना है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वंशावाद क्या है मेरे भाई? वंशावाद आप क्या समझते हैं? नहीं समझे? अरे भैया हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, मान लिया जाए कुछ दिनों बाद हम आए, आप लोग देखें तो मेरा बेटा पढ़ा रहा है, फिर कुछ दिन बाद आए तो हमारा पोता पढ़ा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर चुनावी प्रक्रिया में जाइए तो जैसे पहले मुख्यमंत्री उनके पिताजी थे, फिर उनके बेटाजी हुए, फिर उनके पोताजी हुए, फिर उनके भी पोताजी हुए, फिर परपोताजी हुए, और कौन कौन पोता होता है पता नहीं, ठीक है। तो ये जो चल रहा है ना, यही हुआ वंशावाद, ठीक है। वंशावाद का परंपरा दशकों से बनी आ रही, जिससे किसी प्रतिनिधि का निधन या इस्तीफा के बाद जो सीट खाली रह जाता है, उस सीट पर उसके परिजन या रिश्तेदार का चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है, उसे ही वंशावाद कहते हैं। इसी प्रकार के वंशावाद आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, जो लोकतंत्र की गंभीर समस्या है। ओके, समझ में आया? दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। एग्जाम में फोड़ना है, क्या करना है? फोड़ना है। चलो भाई 33 नंबर, विपक्षी दलों का कार्य को लिखे। विपक्षी दल नहीं समझ में आया हो? मैं जैसे मान लिया जाए हम बन गए मुख्यमंत्री, समझे, और कोई आप जो है आप बन गए, आप और हमरे में चुनाव हुआ था, ठीक है। आप और हम लड़ रहे थे चुनाव, मुख्यमंत्री या मुखिया पद समझिए ना, मुखिया से हुआ भैया कि हम बन गए मुखिया और आप नहीं बन पाए मुखिया, आपको वोट नहीं दिया, तब क्या हुआ? आप तो विपक्षी दल हुए मेरा, है कि नहीं? अगर हम तनियो मनी ने उन्हें करेंगे इधर उधर किए, बोले थे ना ये आदमी को नहीं बनाइए, हैं बना दिया, आज देख रहे ना कितना कितना काम करता है, वो नजर रखता है, उनके कोई भी गलत कदम उठाएगा तू नजर रखेगा। विपक्षी दल, ठीक है। विपक्षी दल के कार्य को लिखे। विपक्षी दलों का कार्य निम्नलिखित है: जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना, सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर देश की विकास में सहायता करना और लोकतंत्र को सफल बनाना, कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दलों पर नियंत्रण भी रखना। विपक्षी दलों का ये सब कार्य होता है। ओके, आइए इन सिट्टू प्रयास क्या है? इन सिट्टू प्रयास क्या है समझिए। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सिट्टू प्रयास कहलाता है। इससे पर्यावरण संतुलित भी रहता है। समझ में आ गया? आइए, संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? आपके जितने भी चीज होगी, ये हमारे शर्ट हम इनको पहन रहे, ये हमारा संसाधन है, ये अंगूठी है, रिंग है, गर्लफ्रेंड नहीं दी है, अरे भैया नहीं है, ठीक है, शक मत करना। चलो ये जो आप देख रहे रिंग देख रहे हैं, ये हम पहन रहे हैं, ये संसाधन हो गया। ये क्या है? सिल्वर है, हाँ सिल्वर ही है, सिल्वर है, और ये सिल्वर का है, ये हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। ये मोबाइलवा का हो गया हमारे लिए संसाधन हो गया। ये रिमोटवा क्या हो गया? इससे हम टीवी भी देखते हैं, इधर उधर करते हैं, तो ये रिमोटवा हो गया। ये चश्मा का हो गया जी, ऐसे करके लगाए तो ये चश्मा का हुआ, हमारा संसाधन हो गया। आँख हमारा सुरक्षित रहेगा, है कि ना? अब देखो भैया, ये माचिस की तिल्ली यहाँ पे, इससे हम आग लगा सकते हैं, देखो आग लग गया, ठीक है। ये क्या है? हमारे लिए संसाधन है। तो मतलब समझ में आया हो, जरूरत के जितना भी चीज है वो सब का है, संसाधन है। कहीं आग नहीं लगा, चलो संसाधन है। ओके, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले, ठीक है, पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करती है उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। साइकिल, कलम, बोर्ड आदि सब चीज क्या हो गया? संसाधन हो गया। ये अगले प्रश्न 36 नंबर, नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। आइए देख लेते हैं, ठीक है। नगर निगम नागरिकों को स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं के लिए
अनेक प्रकार के कार्य करता है। नगर निगम का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। इतना है, आप लोग देख लीजिए, एक तरफ से सब बता देते हैं आप लोग को। चलिए, नगर क्षेत्र में नालियां, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण नगर निगम करवाएगा। कूड़ा करकट गंदगी की सफाई नगर निगम वाला देखेगा। पीने के पानी का प्रबंध करेगा नगर निगम वाला। गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण कार्य कौन करेगा? नगर निगम वाला। आग लग गया तो उस समय कौन आएगा बचाने के लिए? दमकल आएगा। लेकिन आग बुझाने का भी कार्य कौन करता है? वही करता है। कल्याण केंद्रों एवं जैसे हो गया मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम केंद्र का स्थापना करना और देखभाल करना। अब ये वो नहीं दिख रहा है तो इसको हम पहले मिटाते। आज आज मिट जा, चलो मिट जा, चलो भाई आ जाओ यहाँ पे। हाँ, ये देखो भाई, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, ये सब जो काम होता है किसका होता है? ये सब काम किसका होता है? चलिए, ये सब काम किसका होता है? नगर निगम का। अगर नगर निगम का कार्य पूछे तो बता दीजिएगा। जितना भी गंदगी वाला जो भी काम होगा, जो करवाना चाह रहे हैं समाज में, वो सब नगर निगम का कार्य है। अगला प्रश्न है, आप लोग का भी कार्य है, हाथ बटाना है उनका। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से क्या समझते हैं? भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई की सुविधा, आधुनिक कृषि उपकरण का प्रयोग और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा। कृषि में आई इस बदलाव को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ा? गेहूं पे पड़ा। ओके, आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 38 नंबर, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ग्रीस, साबुन, कीटनाशक एवं अन्य दवाई। ओके, पेट्रोल से। अगला प्रश्न हमारे पास है 39 नंबर, भारत के रोपण फसल का नाम लिखिए। भारत के रोपण फसल का नाम देखो, चाय हो गया, कॉफी हो गया। देखिए क्या लिखना है? चाय, कॉफी, ठीक है, कॉफी, रबर, ये रोपण फसल हो जाता है। गन्ना, केला, ठीक है, ये सब भारत का कौन सा रोपण फसल है। अगला प्रश्न देख लो 40 नंबर, कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम बताइए। देखो, कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है, इसमें कम धुआं निकलता है क्योंकि 90% कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा, ठीक है। बिटुमिनस उससे थोड़ा हल्का, कम क्वालिटी का। लिग्नाइट भी उससे कम। और सबसे घटिया एकरा कहा जाता है घटिया। इसको फेंक दो इसको उठा के फेंक दो खटिया पे, ठीक है, घटिया है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब पीट कोयला होता है या घटिया कोयला होता है। समझ में आ गया? आया जी? इसमें जो है ज्यादा धुआं निकलता है। ओके, आ जाइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर, बंधुआ मजदूर केकरा कहते हैं? अगर बाप दादा पैसा उठे ले तो यहाँ नौकरी पीढ़ी से पीढ़ी खटते रहता है। बाहुबली में देखे थे ना, कटप्पा जो था बंधुए था, वो समझ में आ गया ना। चलो, पुश्तैनी रूप से नौकर बने रहना बंधुआ मजदूर कहलाता है। ऐसे नौकर जिनका दादा पिता स्वयं एवं आने वाली पीढ़ियां भी नौकर बने रहे तो उसे ही बंधुआ मजदूर कहते हैं। अगला प्रश्न देखो 42 नंबर, संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दर्शाया गया है। भारतीय देश भर में कहीं भी बस सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब नहीं समझ में आया? भारत के अनुच्छेद 19 में जो दे रखा है, तोर मन है बिहार करने का, कोनो जाति कास्ट धर्म में कर सकता है, कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है, ठीक है। तोर मन है कि हिंदू धर्म से मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम धर्म से हिंदू बन जाए, हिंदू धर्म से सिख बन जाए, ईसाई बन जाए, कोई भी धर्म में जा सकते हो, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हो। भारत के किसी राज्य में, यूपी, एमपी, बिहार, तिहाड़, जहां करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब के विषय में चर्चा किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 43 नंबर, सूचना का अधिकार क्या है?
सूचना का अधिकार का तात्पर्य नागरिकों को प्राप्त उस अधिकार से है जिसके द्वारा सरकार के अधीन किसी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना प्राप्त कर सकता है। भारत में 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है क्या हुआ, पारित किया गया। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना का अधिकार आंदोलन जो है 2005 ईस्वी में लागू हुआ। यह अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है कि इस अधिकार से नागरिक सरकार या उसके कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना प्राप्त कर सकता है। जैसे कि बिल, हमारा मजदूरी सरकारी काम करने के, मेरा बिल कितना है दिखाइए, ये सारा चीज। ओके, आइए अगला प्रश्न देखो 45 नंबर। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, कैसे? तो जनता के बीच के लोग को ही प्रतिनिधि बनाया जाता है। जैसे मुखिया, छोटा एग्जांपल जो आप लोग देखते रहते हैं, मुखिया कहाँ का, गाँव एक लोग बनता है, पंचायत एक लोग बनता है, ठीक है। जनता के बीच के लोग को प्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। जनता जिन्हें चुनती है वे प्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है और इस प्रकार जनता द्वारा जनता का ही शासन होता है। ओके, आइए 46 नंबर। सांप्रदायिक क्या है? सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म, ठीक है। सांप्रदायिकता क्या है? ओके, आ जाओ। सांप्रदायिकता भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसने समाज को न केवल कमजोर किया है बल्कि अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। धर्म के नाम पर अलग अलग समूह में बट जाना तथा एक दूसरे को निम्न समझकर उसके प्रति घृणा एवं द्वेष की भावना को विकसित करना ही सांप्रदायिक एवं सांप्रदायिकता भयानक रूप से तब उभरती है जब वह हिंसा, दंगा, नरसंहार का जन्म देता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर। आपदा से क्या समझते हैं? बहुत ही कम समय में अकस्मात घटने वाली ऐसी घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पे, जिसमें जान माल की अपार क्षति हो, आपदा कहलाता है। आपदाएं आपातकालीन होते हैं परंतु इसका दुष्परिणाम जो होता है दीर्घकालीन होता है। आपदा जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48 नंबर। सुखाड़ को हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, महामारी का प्रकोप बढ़ जाता है, आर्थिक स्थिति जर्जर हो जाता है। क्या हो जाता है? जर्जर हो जाता है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई संपदाएं बहुउद्देशीय परियोजना कहलाते हैं। एक साथ मान लिया जाए भैया, ठीक है, मच्छरवा मार दिए। चलो, बहुउद्देशीय परियोजना जैसे कि हम पढ़ाने का मतलब बहुत सारा हमारा उद्देश्य है। पहला कि मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, मुझे पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, और क्या, थोड़ा पैसा भी आ जाएगा, है कि नहीं, लोग के सामने थोड़ा इमेज भी बन जाएगा। ये सब बहुउद्देश्य हो गया, बहुत सारा उद्देश्य है। आपका पढ़ने का बहुत सारा मतलब होता है। पहला मतलब हो गया कि भैया हमरा तो ज्ञान हो जाएगा, हम नॉलेजबल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा कि हमरा कुछ ना कुछ नौकरी लग जाएगा, कहीं पे बात करने के लिए सीख जाएंगे। और चौथा ब्याह शादी हो जाएगा, है कि नहीं। आपका ब्याह शादी वाला बात काहे बोलते हैं सर? अरे भैया आजकल जो है ना बेरोजगार लड़के की शादी नहीं हो रही है, ठीक ना, है कि नहीं, बहुत कम, क्योंकि हर किसी को रोजगार वाला चाहिए। क्यों रोजगार नहीं होगा तो फिर वो ढोचन कौन संभालेगा? आइए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। संसाधन को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोग हो, उसे संसाधन कहते हैं। ये तो बता ही रखे थे। चलिए 51 नंबर। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाना का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। भारत के 4 तेल शोधक कारखाना। मथुरा तेल शोधक कारखाना, उत्तर प्रदेश बरौनी तेल शोधक कारखाना, बिहार अपने बगल में जामनगर तेल शोधक कारखाना, गुजरात में गुवाहाटी तेल शोधक कारखाना, असम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सागर सम्राट क्या है?
पानी के बीच में, ठीक है, पानी के अंदर में जो बनाया जाता है सागर सम्राट। सागर सम्राट एक जलयान है जो मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्य करती है। यह जलयान जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करता है एवं पेट्रोलियम को निकालने का कार्य करता है। ओके, हो गया। 53 नंबर देखो, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव जिसमें जान हो, जिसमें जान हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। चलो भैया, शरीरिया टूटे रे नदी। चलो, ऐसे ऐसे गाना बहुत सारा है भोजपुरी का जो आजू बाजू में बज रहा है, इसलिए ठीक है, गलत मत समझना है, समझे कि नहीं। चलो भाई पढ़ाते हैं आप। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, या लिख सकते हो वैसा संसाधन जिसमें जीव होती है, जिसमें जीवन पाया जाता है, उसे जीव जैव संसाधन कहते हैं, वनस्पति, प्राणी जात आदि। अजैव संसाधन देखो, अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, ये सब अजैव संसाधन हो गया। ये बोतलवा हो गया, ये अजैव संसाधन होता है। आइए तो इतना ही आप लोग के लिए। और सामाजिक विज्ञान आग लगा दो, ठीक है, इतना पढ़ के जाइए। जितने भी आप लोग का शॉर्ट प्रश्न था, आज शॉर्ट प्रश्न आप लोग को बता दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जाइए एग्जाम में तहलका मचा का, ये शॉर्ट तो एक को नहीं छूटेगा, इससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है। जितना बनाने के लिए बोलेगा उसमें से ये प्रश्न रहेगा। ओके, तो भाई अब आप लोग को क्या बोले, कुछ बोले? नहीं बोलेंगे। चलो, आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ठीक है। नहीं कीजिएगा तो बहुत मार मारेंगे। मार यहाँ से तो नहीं मार सकते हैं, ऐसे मारने का मतलब नहीं रहता है, वैसे हम आपको प्यार से बोलते हैं। मेरे किसी भी बात को आप लोग अपने यहाँ पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे लीजिएगा तभी तो आप लोग को पढ़ाई समझ में आएगा, यहाँ पे नहीं लीजिएगा। दिल टूट जाता है, और टूट जाएगा तो मेरा पढ़ाई भी टूट जाएगा, छूट जाएगा, है कि नहीं जी, ठीक है। चलो, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करें, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, और तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।